गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान की। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते हवाई हमलों से मध्य एशिया संकट फिर बढ़ गया है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान गल्फ देशों को निशाना बना रहा है। ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फादरी ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने उसके बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाया तो वो मिडिल ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। गुरुवार को ईरानी स्टेट मीडिया ने जुल्फागरी का बयान जारी किया जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी धमकियों को अमल में लाते हैं तो ईरान के सशस्त्र बल ऐसे जवाबी हमले करेंगे कि मिडिल ईस्ट के रणनीतिक ढांचों का कोई निशान नहीं बचेगा। जुल्फागरी ने यह भी कहा कि ईरान मुहमुज में अमेरिका के किसी भी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दरअसल ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अगर तेहरान बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ तो अमेरिकी सेना अगले हफ्ते ईरान के पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाना शुरू करेगी। उन्होंने फॉक्स न्यूज़ के कार्यक्रम में ये बात कही थी। इस बीच ईरान ने गुरुवार को दावा किया कि उसने बहरीन स्थित शेख ईसा एयरबेस पर दोबारा हमला कर हवाई निगरानी और नियंत्रण करने वाले रडार पूरी तरह नष्ट कर दिए हैं और लड़ाकू विमानों के ईंधन टैंक पंपिंग स्टेशन को भी तबाह कर दिया है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने इस एयरबेस पर ड्रोन हमले का जिक्र किया था। ईरान के अनुसार इन हमलों में संचार और रडार प्रणालियों को निशाना बनाया गया जिनमें अमेरिकी बलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सुपर हॉक रडार और पैट्रियट सिस्टम भी शामिल थे। IRGC ने कहा कि ये हमले अमेरिका की उन कार्रवाइयों का जवाब है जिसके बाद ईरान के अहवाज स्थित बच्चों को कैंसर अस्पताल और इस्लाम प्रांत के सीमावर्ती क्षेत्र में करबला जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए पानी उत्पादन संयंत्र को खाली करना पड़ा था। ये बयान IRGC के उस दावे के कुछ समय बाद आया जिसमें उसने कुवैत और जॉर्डन पर भी आगे के हमलों का दावा किया था। हम बात करें पाकिस्तान की नौसेना की। पाकिस्तान की नौसेना को चीन ने इस साल हंगोर क्लास पनडुब्बी सौंपी है। पाकिस्तान इसे अपनी नौसेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि बता रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि पुरानी पनडुब्बियों की जगह अब चौथी पीढ़ी के ऐसे प्लेटफॉर्म लाए गए हैं जो समंदर में चुपचाप रहने, लंबे समय तक टिके रहने और मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन में एक लेख में कहा गया कि चीनी हंगोर क्लास पनडुब्बी पाकिस्तान की समुद्री स्थिरता को मजबूत करती है और महत्वपूर्ण बंदरगाहों और समुद्री रास्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। पाकिस्तानी अखबार ने बताया कि हंगोर क्लास पानी के नीचे एक चलता फिरता शस्त्रागार है। यह दुश्मन के इलाके में गहराई तक मौजूद रणनीतिक लक्ष्यों पर हमले करने की क्षमता देता है और समुद्र से सेकेंड स्ट्राइक का विकल्प बनता है जो दुश्मन के लिए हमले की योजना बनाना मुश्किल बना देता है। इसके अलावा भी पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए गए कि चीन से मिले इस पनडुब्बी को पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में भेजने की योजना पर काम कर रहा है। पाकिस्तान जो 1971 के बाद बंगाल की खाड़ी का रास्ता भूल गया था वो दोबारा भारत को चुनौती देने लौटने वाला है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स और अखबार इसलिए भौकाल मचा रहे हैं क्योंकि चीन पाकिस्तानी नौसेना को अगले कुछ वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 8 पनडुब्बियां सौंपने वाला है। भारत के लिए पाकिस्तान की नई पनडुब्बियां कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है, भारतीय नौसेना की क्या तैयारी है, इसे जानने के लिए भारतीय अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान अपनी नौसेना के आधुनिकीकरण का जो झंडोरा पीट रहा है वो वास्तव में स्वदेशी नहीं बल्कि पूरी तरह से चीन से आयातित कर्ज आधारित तकनीक है। हंगोर क्लास वास्तव में चीन की टाइप 039B युआन क्लास का एक डाउनग्रेड एक्सपोर्ट वर्जन है। इसके विपरीत भारत का फोकस पूर्ण कूटनीतिक संप्रभुता पर है। भारत में स्कॉर्पियन, कलावरी क्लास और भविष्य के P-75I प्रोजेक्ट में पूरी तरह स्वदेशी AIP एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहा है। हंगोर पनडुब्बी में AIP तकनीक है जिससे मजबूत क्षमता मिलती है, लेकिन भारत के मुकाबले पाकिस्तान ने हमेशा से एडवांस पनडुब्बियों का इस्तेमाल किया है। पहले डेफने, फिर अगोस्टा, उसके बाद अगोस्टा 90B। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का नज़रिया यह दिखाता है कि कमज़ोर ताकत ज़्यादा असरदार सी डिनाइल क्षमता चुनती है जबकि मजबूत ताकत सी कंट्रोल पर ध्यान देती है। ये बात अमेरिका सोवियत संघ के कोल्ड वॉर और अब अमेरिका चीन के बीच चल रही होड़ में भी साफ दिखती है। जहाँ सोवियत संघ और चीन ने सी डिनाइल पक्का करने के लिए बड़ी सबमरीन क्षमता चुनी, वहीं अमेरिका ने अपने CBG और CSG के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर पर आधारित फोर्स को चुना। पाकिस्तान अपनी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का दावा पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के दम पर कर रहा है, जबकि सैन्य मामलों के जानकार जानते हैं कि डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी भले ही इसमें AIP हो, कभी भी असली सेकेंड स्ट्राइक क्षमता नहीं दे सकती। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिसके पास पूर्ण न्यूक्लियर ट्रायड है। भारत की परमाणु ऊर्जा से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां SSBN जैसे INS अरिहंत और INS अरिंदमन समुद्र की गहराइयों में महीनों बिना सतह पर आए छिप सकती है, परमाणु हमला करने में सक्षम है, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसी एक भी न्यूक्लियर पनडुब्बी SSN या SSBN नहीं है। पाकिस्तान का मानना है कि हंगोर क्लास पनडुब्बी के आने से अरब सागर में भारत के लिए चुनौती बढ़ जाएगी, लेकिन भारत ने न सिर्फ पनडुब्बी पर निर्भर रहने के बजाय हिंद महासागर को अपनी सी डिनाइल क्षमता में जबरदस्त इजाफा किया है। भारत ने हिंद महासागर को समुद्री जाले में बदल दिया है। भारतीय नौसेना के पास अमेरिका से लिए गए दुनिया के सबसे घातक पनडुब्बी शिकारी विमान P-8I नेपच्यून एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा भारत के पास MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर और आधुनिक सोनार से लैस कोलकाता विशाखापट्टनम क्लास के विध्वंसक जहाज हैं जो पाकिस्तानी पनडुब्बियों को गोता लगाने से पहले ही ढूंढ निकालने की क्षमता रखते हैं।
कैप्टन श्याम कुमार के मुताबिक किसी भी आधुनिक पनडुब्बी की वास्तविक शक्ति सिर्फ उसके प्लेटफॉर्म में नहीं होती, बल्कि उसे ऑपरेट करने वाले प्रशिक्षित क्रू, उच्च मनोबल, लंबे समय तक समुद्र में संचालन के अनुभव और दूरस्थ क्षेत्रों में मजबूत लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन पर निर्भर करती है। बंगाल की खाड़ी जैसे दूरस्थ समुद्री क्षेत्र में लगातार अभियान चलाना सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि वर्षों के परिचालन अनुभव की मांग करता है। कैप्टन श्याम कुमार ने नवभारत टाइम्स को बताया कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की नियमित युद्ध गश्त समुद्री क्षेत्र की चप्पे चप्पे की जानकारी, परिचालन, आत्मविश्वास और पेशेवर बढ़त प्रदान करती है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में युद्धपोत पनडुब्बियों, समुद्री टोई विमान और हेलीकॉप्टर्स की ऑपरेशनल तैनाती दुश्मन को हर हाल में तबाह करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने कहा यह सिर्फ सैन्य उपस्थिति नहीं, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के दबदबे को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि किसी भी सैन्य परिस्थिति में भारतीय नौसेना बहुत कम समय में काफ़ी तेज़ रफ्तार से हिंद महासागर के विशाल समुद्री क्षेत्र में अपनी शक्ति दिखा सकती है और दुश्मन को समझने का भी मौका नहीं मिलेगा। ये और बात करें अमेरिका और ईरान की। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों ही देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। इस कारण पूरे मध्य पूर्व में जंग जैसे हालात हैं। हालांकि इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण देश इस तनाव से गायब है। यह देश जितना अमेरिका के करीब है, उतना ही ईरान के भी। इसका नाम सऊदी अरब है। इस साल फरवरी में शुरू हुए मध्य पूर्व संघर्ष के दौरान ईरान ने अगर किसी ऐसे खाड़ी देश पर सबसे कम हमला किया है जो अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मेजबानी करता है, उसका नाम सऊदी अरब है। ईरान ने अपने पक्के दोस्त ओमान पर भी हमले किए हैं, लेकिन सऊदी अरब को लेकर वह चुप है। चंद दिनों पहले ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान अधिकतर खाड़ी देशों ने दूरी बनाए रखी, लेकिन सऊदी अरब ने खामनेई के अंतिम संस्कार में भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल तेहरान भेजा। जब ईरान एक बार फिर खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है, उस समय भी सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची नियमित रूप से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं सऊदी अरब ने पाला तो नहीं बदल दिया। हालांकि जब 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमले शुरू किए, तब सऊदी अरब से ऐसी खबर आई जो आज के हालात के ठीक उलट है। उस वक्त कई मीडिया रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया था कि सऊदी अरब भी ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार था। हालांकि ऐसी रिपोर्ट को काफ़ी हैरानी के साथ देखा गया, क्योंकि सिर्फ 2 साल पहले ही सऊदी अरब और ईरान ने चीन की मदद से शांति समझौता किया था, जिससे दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध बहाल हुए थे और कुछ उच्चस्तरीय दौरे भी देखने को मिले थे। सऊदी अरब लंबे समय से ईरान की सैन्य शक्ति को अपने खिलाफ देखता रहा है। उससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम से उतना ही भय है जितना इजराइल को लगता है। सऊदी अरब भी ईरान के परमाणु हथियारों को अपने अस्तित्व के खतरे के रूप में देखता है, लेकिन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के नेतृत्व में रियाद की विदेश नीति में बड़ा परिवर्तन आया है। कल तक तो ईरान सऊदी अरब का सबसे बड़ा दुश्मन था, आज वो दोस्त बनकर बैठा है। जब अमेरिका ने होर्मुज जलसंधि को फिर से खोलने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया, तो सऊदी अरब ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब के इनकार के कारण ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रोजेक्ट फ्रीडम को शुरू करने से पहले ही बंद करना पड़ा। इसके बाद अमेरिका ने सऊदी अरब से बड़े पैमाने पर अपने रक्षा उपकरणों को हटाकर नाराजगी भी जताई, लेकिन रियाद के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सऊदी अरब खुद को एक ऐसे खाड़ी देश के रूप में प्रतिष्ठित करने की कोशिश कर रहा है जिसके ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं और वह इस युद्ध में पूरी तरह तटस्थ है। ये बात करें हम इसराइल की। गाज़ा में पिछले 2 दिनों में इजरायली हमलों में हमास के 2 सैन्य कमांडर समेत कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। हमास के साथ महीनों पहले हुए संघर्ष विराम के बावजूद गाज़ा पर हमले जारी हैं। अल अक्सा अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को हुए हमले में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। इजरायली सेना ने बताया कि बुधवार को उत्तरी गाज़ा में हुए एक हमले में हमास के 2 कमांडरों को मार गिराया गया है। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को उत्तरी गाज़ा के घनी आबादी वाले जबालिया शरणार्थी शिविर के नज़दीक एक पुलिस थाने पर हुए हवाई हमले में एक महिला और 6 पुलिस अधिकारी मारे गए। नासिर अस्पताल के अधिकारी ने बताया कि खान यूनिस में एक टेंट शिविर पर हुई बमबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार इजरायली सेना ने दक्षिण शहर रफ़ा के बाहर मुवासी इलाके में एक बच्चे को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इजरायली सेना ने मध्य और दक्षिण गाज़ा में हमलों पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। जबालिया में हमले के बारे में उन्होंने बताया कि मारे गए 4 पुलिस अधिकारी हमास के चरमपंथी थे। हालांकि उसने दावे के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया। इजरायली सेना के अनुसार आईडीएफ के हमलों में मारा गया अली सामलाक हमास की नुखबा कंपनी का डिप्टी कमांडर था। वह उन आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता था जो इजरायली नागरिकों और सैनिकों पर हमले की योजना बनाते थे। आईडीएफ के मुताबिक मारा गया दूसरा आतंकवादी नासिर लोह था, जो हमास की सबरा बटालियन में नुखबा सेल का प्रमुख था। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.